नमस्कार, गुड इवनिंग, जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल सुनील एकेडमी। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, पिछले सेशन में हम लोग साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखे थे जो बीपीएससी द्वारा पूर्व आयोजित परीक्षाओं के थे। तो उसी सेशन को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों आइए कुछ साइंस के और भी महत्वपूर्ण प्रश्न देखें जो आगामी शिक्षक बहाली के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो बिना देरी करते हुए आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि बिल तथा मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा स्थापित भारत के लिए कार्यक्रम आह्वान किसके प्रतिरोध के लिए कार्यरत है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए डेंगू, बी पोलियो, सी HIV एड्स और डी फलेरिया। तो देखिए इसका राइट आंसर है HIV एड्स। आइए इसके बारे में कुछ और जानकारी देखते हैं। इससे संबंधित कुछ जानकारी दी गई है कि भारत में HIV एड्स की रोकथाम हेतु बिल एवं मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा प्रायोजित पहल जो है आह्वान की शुरुआत वर्ष 2003 में की गई थी। तो ये जो आह्वान है वो HIV एड्स के लिए रोकथाम के लिए किया गया था और ये इसकी शुरुआत 2003 में हुई थी। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण हुआ था, ये कहाँ पे हुआ था। तो अमेरिका में, इंग्लैंड में, दक्षिण अफ्रीका में या फ्रांस में। ये जो है 56वीं और 59वीं बीपीएससी प्री 2015 में जो ली गई थी उसी का प्रश्न है। तो देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण अफ्रीका में। जो सबसे पहले जो है मानव हृदय प्रत्यारोपण दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। तो आइए इससे संबंधित इसके बारे में कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ देख लेते हैं। डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड जो है दक्षिण अफ्रीका के एक प्रसिद्ध सर्जन थे जिन्होंने सर्वप्रथम मानव हृदय का पहला सफलतापूर्वक प्रतिस्थापन यानी ट्रांसप्लांटेशन किया था। ये कौन थे? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। यही थे जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका में सबसे पहले मानव हृदय का सफलतापूर्वक ट्रांसप्लांटेशन किया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है जीवाणु की खोज किसने की थी। जीवाणु की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए देख लेते हैं। फ्लेमिंग, बी लेमडल, सी टर्मन या डी ल्यूवेनहुक। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। जीवाणु की जो खोज है वो ल्यूवेनहुक ने किया था। ये भी प्रश्न 56वीं और 59वीं बीपीएससी प्री का प्रश्न है। ये सब प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है आगामी शिक्षक बहाली के लिए, इसे थोड़ा ध्यान से देखिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। आइए इसके बारे में कुछ और जानकारी देख लेते हैं। एंटिनो वैन ल्यूहुक जो है को सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। इन्होंने 1676 ईस्वी में अपने ही बनाए एकल लेंस सूक्ष्मदर्शी यंत्र से जीवाणुओं की पहचान की थी। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है ये भी क्या है? 67वीं बीपीएससी प्री री एग्ज़ाम का 2022 में जो हुआ था, पिछला से एक और पहले जो एग्ज़ाम हुआ था, जो री एग्ज़ाम हुआ था जो रद्द हो गया था और उसके बाद में फिर से एग्ज़ाम हुआ था, उसी का प्रश्न है कि किस वैज्ञानिक चिकित्सक ने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत की थी। ऑप्शन देख लेते हैं। जोसेफ लिस्टर, रॉबर्ट कोच, एली मेट्सनिकॉफ या एडवर्ड जेनर। तो इसका राइट आंसर है एडवर्ड जेनर। इन्होंने क्या किया था? सबसे पहले टीकाकरण का शुरुआत किया था। अगला प्रश्न इसी के बारे में कुछ देख लेते हैं कि एडवर्ड जेनर ने वर्ष 1796 में, देखिएगा डेट याद कर लीजिएगा कि एडवर्ड जेनर जो है टीकाकरण की शुरुआत की थी। और एडवर्ड जेनर क्या है कि 1796 में सर्वप्रथम टीकाकरण की शुरुआत की थी, 1796। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को आमतौर पर जिसकी मदद से उपयोगी पदार्थ में बदला जा सकता है वह है बैक्टीरिया, वायरस, परमाणु प्रोटीन, रेडियोधर्मी पदार्थ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो है इसका राइट आंसर है। बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को आमतौर पर बैक्टीरिया के मदद से उपयोगी पदार्थ में बदला जा सकता है। ये 67वीं बीपीएससी का प्रश्न है। यह सब प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है शिक्षक बहाली के लिए। ऐसे ही प्रश्न आगामी शिक्षक बहाली में देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं।
संवहन, संवहन जो है वैस्कुलर, पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? संवहन वैस्कुलर जो है पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? फ्लोएम टिश्यू से, पैरेनाकाइम टिश्यू से, मेरिस्टेम टिश्यू से या जाइलम टिश्यू से? तो इसका राइट आंसर है जाइलम टिश्यू से, मतलब पौधों में पानी ऊपर में जाता है। आगे देख लेते हैं, इसके बारे में कुछ और जानकारी दी गई है कि जड़ों द्वारा अवशोषित किया गया जल और खनिज पोषक तत्व तो पूरे पौधों में जाइलम नामक संवहन ऊतक द्वारा ले जाया जाता है। ये जाइलम के द्वारा ही पौधे जो होते हैं, पौधे में जो पानी और जो खनिज लवण जो है वो अपना फूड है वो नीचे से क्या करता है, ग्रहण करता है और उसको पूरे ब्रांच में यानी पूरे टहनी में, पेड़ के पौधे में सभी जगह कौन ले जाने का काम करता है? तो ये है जाइलम। जाइलम नामक संवहन जो है वही ऊतक द्वारा ले जाया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान होगा 31 डिग्री सेल्सियस, 98.4 डिग्री सेल्सियस, 36.9 डिग्री सेल्सियस या 31.5 डिग्री सेल्सियस? तो इसका राइट आंसर है 36.9 डिग्री सेल्सियस। यह क्या कहता है कि सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान, देखिए मानव शरीर का जो सामान्य तापमान फ़ारेनहाइट में रहता है 98.6 डिग्री से फ़ारेनहाइट रहता है, सेल्सियस नहीं फ़ारेनहाइट रहता है। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट रहता है और सेल्सियस में बोलता है तो सेल्सियस में 36.9 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, इसके बारे में कुछ और जानकारी देख लेते हैं कि सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का तापमान 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है और फ़ारेनहाइट में ही उसका मान क्या होता है 98.4 या लगभग 98.6 होता है। अगर ये ऑप्शन में 98 फ़ारेनहाइट में पूछता है तो 6 हो या 4 हो, दोनों मान होता है, तो कोई भी एक हम लोग टिक लगा सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, अगर दोनों रहे तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट एक्यूरेट होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है सर्वदाता वर्ग के रक्तदाता का रक्त ग्रुप कौन सा होता है? जो डोनर जो होता है, जो ब्लड डोनर होता है, उसका रक्तदाता का रक्त कौन सा ग्रुप का होता है जो किसी भी व्यक्ति को रक्त दे देता है? सर्वदाता उसको बोलते हैं जो अपना रक्त किसी भी ग्रुप के व्यक्ति को दे सकता है। तो देखिए ऑप्शन ए, ऑप्शन बी में है ए बी, ऑप्शन सी में ओ है और ऑप्शन डी में बी है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी, जिसका ब्लड ग्रुप ओ होता है वो क्या करता है, वो सर्वदाता कहलाता है। सर्वदाता ब्लड डोनर कहलाता है, वो किसी भी ग्रुप के व्यक्ति को अपना ब्लड दे सकता है। तो ये जो देखिए ये 1995 में पूछा गया प्रश्न है, जो 40वीं बीपीएससी का आयोजित की गई थी उसी का प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए इसके बारे में, इससे संबंधित कुछ जानकारी दी गई है कि ओ जो होता है ग्रुप ओ वर्गधारी व्यक्ति सभी वर्गों को रक्तदान कर सकता है, सभी वर्ग को ये रक्तदान कर सकता है, चाहे उस किसी का ब्लड ग्रुप बी हो, बी पॉजिटिव हो, ए बी हो, ए पॉजिटिव हो, इसलिए इसे सर्वदाता कहते हैं। यह ध्यान देने योग्य बात है कि ए बी वर्ग वाले व्यक्ति को किसी भी वर्ग का रुधिर दिया जा सकता है। जो ए बी वर्ग का जो भी होगा, ए बी ग्रुप का जो भी व्यक्ति होगा उसको क्या कहता है, उसको उस व्यक्ति को क्या किया जाता है कि किसी भी वर्ग का ब्लड दिया जा सकता है, परंतु इसका रुधिर किसी दूसरे रुधिर के वर्ग के व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता है। अतः ए बी वर्ग व्यक्ति को सार्वत्रिक ग्राही कहते हैं, मतलब वो ले सकता है। ए बी ग्रुप वाला क्या होता है कि वो किसी भी ग्रुप का ब्लड क्या कर सकता है, ले सकता है, लेकिन दे नहीं सकता है। लेकिन ओ जो ग्रुप ओ वाला होता है व्यक्ति, जिसका ब्लड ग्रुप ओ है, वो किसी भी व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है, किसी भी ग्रुप वाले को। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सार्वभौमिक स्वीकार्य रक्त समूह कौन सा है, ए बी ओ? तो इसका राइट आंसर है ए बी। अभी हम लोग देखे हैं कि ए बी जो जिसका ब्लड ग्रुप ए बी होता है वो किसी भी व्यक्ति का जो किसी भी ग्रुप के व्यक्ति का जो रक्त हो वो ले सकता है, जैसे ओ बी हो, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, या मतलब ए बी जो भी हो वो क्या कर सकता है, वो ले सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। इसके बारे में कुछ दिया गया है जानकारी, हम लोग देखते हैं।
देखिए इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है कि AB रक्त समूह जो सार्वभौमिक स्वीकार होता है इसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल एक्सेप्टर बोलते हैं। जबकि ओ ग्रुप वाले व्यक्ति को सार्वभौमिक दाता रक्त समूह कहते हैं। ये ओ ग्रुप वाले व्यक्ति जो होते हैं वे अपना रक्त किसी को दे सकते हैं, और AB रक्त वाले जो ग्रुप के व्यक्ति होते हैं वो किसी भी ग्रुप के व्यक्ति का रक्त ले सकते हैं। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है 76 नंबर कि हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होती है। ऑप्शन देख लेते हैं, जियोलॉजी, सेरोलॉजी, ओरोलॉजी और ऑस्टियोलॉजी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी जो है हड्डियों की पढ़ाई और विज्ञान की शाखा के अंतर्गत होती है। अगला प्रश्न, इसके बारे में कुछ और जानकारी देखते हैं। ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत अस्थियों का अध्ययन किया जाता है। और एक सेकेंड, देखिए ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत अस्थियों का अध्ययन किया जाता है, और ऑरोलॉजी के अंतर्गत पर्वतों का अध्ययन किया तथा सेरोलॉजी के अंतर्गत रुधिर सीरम का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। जियोलॉजी के अंतर्गत पृथ्वी की अंतरिक्ष संरचना तथा उसमें पाए जाने वाले पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। तो ये जियोलॉजी के अंतर्गत क्या करते हैं कि जियोलॉजी के अंतर्गत पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो है उसमें पाए जाने वाले पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। तथा ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, अस्थियों का अध्ययन करते हैं। और ऑरोलॉजी के अंतर्गत क्या करते हैं, पर्वतों का अध्ययन किया जाता है। और सेरोलॉजी के अंतर्गत रुधिर सीरम अंतर्गत जो रुधिर सीरम होता है उसका अध्ययन करते हैं। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि केसुरुक रज्जु में से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है 31। अगला प्रश्न देखते हैं 78 नंबर है कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 20 दांत। 20 दांत जो होते हैं मनुष्य के जीवन काल में 2 बार विकसित होते हैं। एक पहला बार जो होता है 5 से 10 साल यानी 6 से 10 साल के बीच में पहला दांत जो दूध का दांत बोलते हैं वो टूट जाता है, उसके बाद फिर से दांत उग जाते हैं। तो वो कितने हैं, 20 दांत जो ऐसे होते हैं जो दोबारा उग जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए इसी के बारे में दिया गया है कि मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं और 12 दांत जो है केवल एक बार ही पैदा होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 79 कि मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है। तो देखिए ऑप्शन नंबर दिया है 28, 30, 32, 34। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 28। मनुष्य की खोपड़ी में 28 अस्थियां होती है। आइए इसके बारे में कुछ और जानकारी देखते हैं। एक वयस्क मानव कंकाल में औसतन 206 अस्थियां पाई जाती है। देखते हैं कि कपाल में कितनी, 8 अस्थियां पाई जाती है। मुख में 14 पाई जाती है। कंठिका में 1 अस्थियां पाई जाती है। और कान में जो होते हैं उसमें 6 अस्थियां पाई जाती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी खोखली होती है, सरंध्री होती है, ठोस होती है या कीलक होती है। तो इसका राइट आंसर है ठोस होती है। जो पैर की हड्डी जो होती है मनुष्य की वो काफ़ी ठोस होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है लगभग कितनी होती है। 20 वर्ष की आयु तक मतलब मानव शरीर में हड्डियों का विकास हो जाता है, तो मतलब कितना हड्डियाँ होता है संख्या में। तो 100, 200, 300 या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए 300 तो होगा नहीं, क्योंकि 300 तो 206 हड्डी ही मानव के शरीर में होती है, तो 300 कहाँ से हो जाएगा। अब बताता है कि ऑप्शन नंबर डी है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आइए इसके बारे में और जानकारी देख लेते हैं कि 20 वर्ष का जो मानव होता है उसके शरीर में हड्डियों की संख्या 206 होती है, जो मुख्यतः 2 भागों में बटी होती है। एक अक्षीय कंकाल और दूसरा जो है उपांगीय कंकाल। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है। ऑप्शन देखते हैं, बैक्टीरिया, डीएनए, एंजाइम, इंसुलिन। तो इसका राइट आंसर है एंजाइम। जो जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में कौन सा पदार्थ होता है, एंजाइम। एंजाइम के थ्रू ही क्या होता है, रासायनिक प्रक्रिया जल्दी समाप्त होता है। तो आइए
इसके बारे में कुछ और जानकारी देखते हैं कि एंजाइम एक जैवीय उत्प्रेरक है जो एक प्रोटीन है और अन्य उत्प्रेरक की तरह अभिक्रिया की गति को तेज करता है। जीवों में ज़्यादातर अभिक्रियाएं एंजाइम की उपस्थिति में होती है। उत्प्रेरक के रूप में यह अग्र एवं उत्क्रम दोनों प्रकार का कार्य करता है। इसलिए यह पदार्थ के निर्माण और संश्लेषण दोनों को उत्प्रेरित करता है। कौन करता है? तो एंजाइम। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है वो कौन सा होता है? तो विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी? तो इसका राइट आंसर है विटामिन सी। विटामिन सी जो होता है वो खट्टे फलों में पाया जाता है। इसमें साइट्रिक एसिड को ही बोलते हैं। साइट्रिक एसिड में विटामिन सी पाया जाता है। तो इसके बारे में आगे देखते हैं कि विटामिन सी जो है रसदार फल विशेषकर आंवला, नींबू, संतरा, नारंगी, अमरूद में पाया जाता है तथा यह चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दूध किसका घटिया स्रोत है? दूध किसका घटिया स्रोत है? तो कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन सी, कार्बोहाइड्रेट? तो इसका राइट आंसर है विटामिन सी। विटामिन सी जो है दूध का घटिया स्रोत है। जैसे दूध में जैसे ही विटामिन सी की मात्रा बढ़ती है यानी कोई खट्टा चीज़ डालते हैं दूध क्या करता था? फट जाता है। तो इसलिए इसका घटिया स्रोत कौन सा है? विटामिन सी का। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है दोस्तों देखिए दूध किसका घटिया स्रोत है? तो इसका उत्तर है कि विटामिन सी। देखिए आगे देखते हैं हम लोग। इसके बारे में कुछ और जानकारी देखते हैं कि दूध को संपूर्ण आहार माना जाता है क्योंकि इसमें लगभग सभी अनिवार्य पोषक तत्व पाए जाते हैं, लेकिन इसमें विटामिन सी की मात्रा अत्यंत क्या होती है? कम होती है। अतः यह विटामिन सी का घटिया स्रोत है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 86 नंबर है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल, थाइमीन, साइट्रिक अम्ल या टार्टरिक अम्ल? तो इसका राइट आंसर है विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ है प्रोटीन, चर्बी, खनिज या जल? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जल। 80% से अधिक सेल में जल ही पाया जाता है क्योंकि किसी भी इंसान के शरीर में 70% के आसपास जल पाया जाता है। तो इस सेल में कितने? 80% जल पाया जाता है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? गर्भाशय में, अंडवाहिनी में, अंडग्रंथि में या योनि मार्ग में? तो इसका राइट आंसर है अंडवाहिनी में निषेचन की क्रिया होती है। देखिए इसके बारे में कुछ जानकारी देखते हैं कि मानव में आंतरिक निषेचन होता है। मैथुन क्रिया द्वारा नर युग्मक शुक्राणु स्त्री जननांग में प्रवेश करते हैं। शुक्राणु अत्यधिक सक्रिय तथा चलायमान होते हैं। करोड़ों शुक्राणु योनि में प्रविष्ट होकर गर्भाशय ग्रीवा में गर्भाशय की ओर बढ़ते हैं। अतः सिर्फ एक शुक्राणु डिंबवाहिनी यानी अंडवाहिनी नली में अंडाणु को निषेचित करता है। बस एक शुक्राणु ही काफ़ी होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि आधुनिक मनुष्य का पूर्वज है जावा मनुष्य, क्रोमैग्नान मनुष्य, निएंडरलाल थार मनुष्य, पैकिंग मनुष्य? इसका राइट आंसर है बी, क्रोमैग्नान मनुष्य। तो ये है 39वीं BAPSC 1994 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। इसी के बारे में कुछ और जानकारी दी गई है कि क्रोमैग्नान जो है आधुनिक मानव से मिलता जुलता है। यह आज के मानव के एकदम समान 6 फुट लंबा तथा पूरा तरह सीधा था। यह पाषाण युग में रहता था और अस्थि औजारों का प्रयोग करता था। वह पशुओं की खाल को सिलकर पहनने की योग्यता रखता था। वह मानव गुफा में रहता था और गुफा की दीवार पर उसके द्वारा बनाए गए भित्ति चित्र प्राप्त होते हैं। यह सबसे नया प्रागैतिहासिक मानव है।
आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है विकास का मुख्य कारक है उत्परिवर्तन, हासिल किए गए गुण, लैंगिक जनन और प्राकृतिक वर्णन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विकास का मुख्य कारक है प्राकृतिक वर्णन। देखते हैं इसके संबंध में कुछ और जानकारी दी गई है। तो आज के विकास के सर्वाधिक मान सिद्धांत को विकास का संश्लेषात्मक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इसमें जाति के अभ्युदय को आनुवंशिक विविधताओं के अन्योन्य क्रियाओं एवं प्राकृतिक चयन के आधार पर स्पष्ट किया जाता है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है कि कवक पौधों में नहीं पाया जाता है। कवक जो है पौधों में नहीं पाया जाता है। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पर्णहरित, सूर्य का प्रकाश। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पर्णहरित। कवक पौधों में पर्णहरित नहीं पाया जाता है। इसके बारे में देखते हैं कि कवकों में पर्णहरित नहीं पाई जाती है, इसी कारण अब इन्हें पादप वर्ग में नहीं रखा गया है। हालांकि पहले इसमें पादप वर्ग में रखा जाता था, इसको जो है पहले पादप वर्ग में रखा जाता था, लेकिन जो पर्णहरित नहीं पाया जाता है कवकों में, इसलिए इन्हें अब उस वर्ग में नहीं रखा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है कि शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे कहते हैं, देखिए शैवाल और कवक के मिलने से क्या लाइकेन बनता है, जिसे हम क्या कहते हैं, तो पैरासाइटिज्म, म्यूट्यूअलिज्म, कॉमेंसलिज्म और कन्वर्सन। तो देखिए इसका राइट आंसर है म्यूट्यूअलिज्म। तो इसके बारे में और जानकारी हम लोग देखते हैं। इसके बारे में दिया गया है कि शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे क्या कहते हैं, म्यूट्यूअलिज्म कहते हैं। शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है और लाइकेन को हम लोग क्या बोलते हैं, म्यूट्यूअलिज्म कहते हैं। इसमें शैवाल तथा कवक दोनों ही समान रूप से लाभान्वित होते हैं। शैवाल जो होता है कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण करते हैं, जो स्वयं तथा कवकी घटक के लिए पर्याप्त होता है। कार्बनिक भोजन के बदले में कवकी घटक शैवाल को जल व खनिज उपलब्ध कराते हैं। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर होता है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर होता है, तब सेरिबेलम में, स्पाइनल कॉर्ड में या नर्व सेल में। तो देखिए इसको हिंदी में बोलते हैं परमस्तिष्क में, अनुमस्तिष्क में, कशेरुक रज्जु में या तंत्रिका कोशिका में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कशेरुक रज्जु में, यानी स्पाइनल कॉर्ड में प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है इसके बारे में इसके संबंध में कुछ और जानकारी दी गई है कि प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण जो होता है केशुरक रज्जु में होता है, यानी स्पाइनल कॉर्ड में होता है। मेरु रज्जु एवं बेलनकार संरचना है। यह मेंडुला ऑब्लांगेटा से आरंभ होकर केशुरक दंड में घिरा हुआ नीचे की ओर विस्तारित होता है। यह भी मस्तिष्कवारण द्वारा ढका रहता है। कुल मिलाकर 31 जोड़ी मेरुतंत्रिकाएं मेरु रज्जु से निकलती है। देखिए इसका ऐसा हिंदी है कि थोड़ा पढ़ने में कभी कभी कठिनाई आ जाती है, तो इसके लिए क्षमा चाहते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 97, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस कौन सी है, उसका नाम क्या है। अमोनिया, एसिटिलीन, कार्बन मोनोऑक्साइड, एथिलीन। तो इसका राइट आंसर है बी एंड डी, दोनों है, बी और डी, एसिटिलीन और एथिलीन दोनों हैं कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। इसी के बारे में और जानकारी दी गई है कि फलों को पकाने में एसिटिलीन और एथिलीन दोनों गैसों का प्रयोग किया जाता है। यद्यपि वर्तमान में एसिटिलीन के द्वारा फल पकाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्राकृतिक रूप से फल एथिलीन हार्मोन द्वारा पकता है। कृत्रिम रूप से फल पकाने के लिए एथिलीन गैस का प्रयोग किया जा रहा है। देखिए अब इसको एसिटिलीन के द्वारा फल पकाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
इससे भी फल पकता है और एथिलीन से भी फल पकता है। लेकिन एसिटिलीन के बारे में क्या है कि अब इस पर प्रतिबंध लगा दिया है, लेकिन अब क्या है, एथिलीन के द्वारा ही फल पकाया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्या कहता है कि माँ पौधे के भांति पौधा मिलता है, यानी पौधे कैसे जन्म लेते हैं, किसके द्वारा जन्म लेते हैं? तो बीजों से, तना काट के, या इन दोनों से, या उपरोक्त में से किसी से भी नहीं। तो इसका राइट आंसर इन दोनों से। पौधा जो है बीजों से भी उत्पन्न होता है और तना जो काट के उसको रोप देते हैं तो उससे भी पौधा उग जाता है, बन जाता है, मतलब बड़ा हो जाता है। तो इससे यह जो है 66वीं बीपीएससी 2004 का प्रश्न है। तो सारे प्रश्न जो लिए गए हैं वो सारे बीपीएससी द्वारा पहले आयोजित की गई परीक्षाओं के हैं। तो ये सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। आइए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है पानी मिट्टी से जड़ों में जिस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है उसे कहा जाता है विसरण, वाष्पोत्सर्जन, अवशोषण या परासरण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसको परासरण कहते हैं। देखिए इसके बारे में कहा गया है कि जो पानी जो है मिट्टी से जड़ों में जिस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है, जड़ों में जैसे आता है किसी पौधे के जड़ में, तो उसको क्या कहते हैं? परासरण कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियां मर जाती है क्योंकि उन्हें ऑक्सीजन अधिक मात्रा में प्राप्त होता है, उनका शारीरिक ताप बढ़ जाता है, वे श्वास नहीं ले पाते हैं, वे जल में नहीं चल पाते हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वे क्या करते हैं? वे श्वास जो है नहीं ले पाते हैं। जब मछली जो है जल से बाहर आती है तो वो क्या करते हैं? वो श्वास नहीं ले पाते, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। तो देखिए यह प्रश्न जो है 39वीं बीपीएससी यानी 1994 में जो बीपीएससी का परीक्षा हुआ था उसी में यह जो प्रश्न है आया था। तो देखिए सारे प्रश्न जो है महत्वपूर्ण है, सारे प्रश्न पूर्व जो आयोजित की गई परीक्षाओं के हैं, जो बीपीएससी द्वारा आयोजित किया गया परीक्षा है उसी का है। अगला प्रश्न देखते हैं। इसी के बारे में कुछ और इस संबंध में जानकारी दी गई है, देख लेते हैं कि हवा में लगभग 21% ऑक्सीजन है तथा पानी में भार की तुलना में लगभग 0.5 से 0.9% तापमान पर निर्भर करते हुए ऑक्सीजन है, किंतु अधिकतर मछलियाँ यदि पानी से बाहर निकाल दी जाए तो ऑक्सीजन की कमी से होने वाली घुटन के कारण मर जाती है। इसका कारण यह है कि यहाँ पानी में बहाव के साथ साथ गैसों का आदान प्रदान होता है। पतले चपटे गलफरे एवं गीले कागज की भांति कार्य करते हैं। पानी से बाहर निकलने पर ये सब गलफरे आपस में जुड़ जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि सतही क्षेत्र कम से कम हो जाता है और घटे हुए सतही क्षेत्र के कारण गैसों का आदान प्रदान कम हो जाता है और मछली की मृत्यु भी हो जाती है। यही कारण है कि मछली जब जो पानी से उसको बाहर निकालने पर वह मर जाती है। अगला प्रश्न है यहाँ जहाँ पर जीव रहता है उस सटीक जगह को कहते हैं आवास, पहाड़ी तंत्र, निकेत या बायोम, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यह जो प्रश्न है वो 65वीं बीपीएससी 2019 में जो ली गई थी उसी का प्रश्न है। तो देखिए यह प्रश्न सारे इम्पोर्टेंट है और आपके आने वाले एग्ज़ाम में यह सब आ सकते हैं, इससे संबंधित प्रश्न आ सकते हैं, तो इसको ध्यान से देखिएगा। तो इसका राइट आंसर है आवास। जहाँ पे जीव रहता है उसको क्या कहते हैं? आवास कहते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले प्रश्न में। इसके बारे में देख लेते हैं कि किसी प्रजाति विशेष के पौधों, इसके बारे में दिया गया है कि किसी प्रजाति विशेष के पौधों या जीवों या अन्य जीवधारियों के रहने की सटीक जगह को एक्चुअल लोकेशन यानी आवास, हैबिटेट कहलाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में और आगे भी हम साइंस के प्रश्नों को लेकर आएंगे जो बीपीएससी द्वारा पूर्व में आयोजित की गई परीक्षाओं के हैं, जो आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए, आने वाली शिक्षक बहाली में यह प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए बने रहिए मेरे साथ और हम ऐसे ही नए वीडियो में अच्छे प्रश्नों को शामिल करेंगे।
तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी ज़रूर बजाएं। दोस्तों आप लोग लाइक नहीं करते हैं, इसलिए आप लोग लाइक कीजिएगा तो मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और हम और अच्छे प्रश्नों को लेकर आएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले सेशन में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।